हम पढ़ेंगे 12th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ईंट मनके तथा अस्थियाँ। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में ईंट मनके और अस्थियों को हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। पुरातत्वविदों ने संस्कृति शब्द ऐसे पुरावस्तुओं के लिए, मतलब पुरावस्तुओं से मतलब कि जो पुरानी वस्तुएं हैं जिनसे हमें हड़प्पा के बारे में जानकारी मिलती है, कि ऐसे समूह के लिए करते हैं संस्कृति का उपयोग, जो कि मतलब एक निश्चित समय की हो तथा एक विशिष्ट शैली, मतलब एक विशिष्ट शैली से मतलब सभी एक जैसी हो, मतलब एक विशेष कालखंड से संबंध हो। ठीक है, जैसे कि पुरावस्तुएं कुछ हैं, यानी कि पुरानी वस्तुएं जिनमें कि मोहर, मनके यानी कि जो मोती देखते हैं ना माला में, जो मोती रहते हैं, जैसे कि ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ये इस प्रकार के जो मनके हैं वो हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं, जिनसे हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानते हैं। ठीक है, मोहरे, मनके, बाँट, पत्थर के फलक यानी कि टुकड़े, पकी हुई ईंटें, ये पुरावस्तुओं से संबंधित हैं। ठीक है, ये वस्तुएं जो मैं अभी अपन ने पढ़ी हैं, मोहरे, मनके, बाँट, पत्थर के टुकड़े, पकी हुई ईंट है, ये कहाँ से मिली हैं? अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान कहाँ पे? पाकिस्तान में, तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से ये चीज़ें मिली हुई हैं। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान पर होने के कारण इसका किया है। ठीक है, और इसका जो काल निर्धारण है वो लोग कब से करते हैं? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। ठीक है, इससे पहले की जो हड़प्पा थी उसे क्या कहते हैं? आरंभिक हड़प्पा कहते हैं, और इसके बाद जो हड़प्पा हुई उसको क्या कहते हैं? परवर्ती हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जो प्राचीन वस्तु हैं या पुरावस्तु हैं, उनमें मुख्य क्या है? विशिष्ट मोहरें हैं, लेकिन उन पर जो लिपि लिखी गई है वो कैसी है? जैसे हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हड़प्पा सभ्यता से कुछ पुरावस्तुएं यानी कि वहाँ पर रहने वाले लोगों की कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि वहाँ पर रहने वाले लोगों के आवास स्थल, जैसे कि वो वहाँ किस तरीके से रहते थे, उनके घर वगैरह किस प्रकार के होते थे, वो घर कैसे होते थे, मतलब उनके कच्चे होते थे, कच्ची ईंटों के होते थे, या मिट्टी के बने होते थे। मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन को मृदभांड बोलते हैं। ठीक है, उनके मृदभांड किस प्रकार के होते थे। आभूषण यानी कि जो गहने होते हैं वो कैसे होते थे, औजार उनके कैसे होते थे। इस प्रकार हम इन पुरावस्तुओं के आधार पर हड़प्पा संस्कृति की बारे में इस प्रकार हम इन पुरावस्तुओं से हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान सकते हैं, है ना। अब इसका हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, आरंभ। हड़प्पा सभ्यता का आरंभ कैसा है? इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा पहले से भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। मतलब इसका मतलब ये है कि जब जो विकसित हड़प्पा सभ्यता थी उससे पहले भी कई संस्कृतियाँ यहाँ पे विराजमान रह चुकी हैं। मतलब संस्कृतियों से मतलब जैसा कि मैंने अभी बताया, पुरातत्व संस्कृति नाम उसको दिया है जैसे कि कोई चीज़ें हों या वस्तुएं जो एक विशिष्ट शैली की हों, मतलब एक जैसी हों और एक निश्चित काल की हों। ठीक है, उनको संस्कृति कहा गया है। ठीक है, ये संस्कृतियाँ मृदभांड शैली यानी कि मटकों के जो मिट्टी के बर्तन थे उनसे संबद्ध थी। ठीक है, ये संस्कृतियाँ जो विकसित हड़प्पा है उससे पहले की जो सभ्यता थी वो किससे संबंधित थी? मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तनों से। और वहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं? पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं, जो हड़प्पा विकसित हड़प्पा से पहले की जो संस्कृति थी। कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं, शिल्पकारी के भी साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर जो विकसित हड़प्पा से पहले जो संस्कृतियाँ होती थी वो कैसी? उसमें बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थी
और उनके जो आकार की कुछ मतलब बड़ी आकार की बस्तियां भी होती थी, लेकिन ज़्यादातर जो बस्तियां होती थी वो कैसी होती थी, छोटी होती थी। ठीक है, वो जो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता थी, जिसको हम मतलब आरंभिक हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, जिसके बाद विकसित हड़प्पा का विकास हुआ। तो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और विकसित हड़प्पा सभ्यता के बीच का क्या क्रम है ना, जो भंग है, क्योंकि वहाँ से ऐसा प्रतीत होता है मतलब, या ऐसे साक्ष्य मिले हैं, कुछ ऐसे स्थल मिले हैं जिनमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे आग लगा दी गई हो, जला दिए गए हों, या उन स्थानों को छोड़कर कहीं दूर चले गए हों। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, निर्वाह के तरीके। निर्वाह के तरीके मतलब जैसे कि वो रहते थे वहाँ पे, तो किस प्रकार अपने जीवन का निर्वाह करते थे, मतलब क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसा क्या, इसको क्या कहेंगे, निर्वाह के तरीके कहेंगे। तो जैसा कि अपन ने पढ़ा है, जो हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई है वो कहाँ पे हुई है, जहाँ पे पहले से मतलब कुछ संस्कृतियाँ थीं। ठीक है, आरंभिक संस्कृतियाँ विद्यमान थीं, और उन स्थान पर क्या हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, भेड़, बकरी, भैंस आदि जो थे उनको क्या अपने मतलब दूध वगैरह के लिए पालते थे, पालतू जानवर हुआ करते थे उनके ये, और खाने में वो पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग करते थे खाने के लिए, और कुछ स्थानों से अनाज भी मिले हैं। ठीक है, जिनका प्रयोग भी वह खाने के लिए करते हैं, जिनकी खोज पूरा वनस्पतिकों ने की है। हड़प्पा सभ्यता से हमें अनाज के जो दाने मिले हैं वो, उनमें गेहूं के दाने मिले हैं, जौ के दाने मिले हैं, दालें मिली हैं, सफ़ेद चना मिला है, तिल मिला है, तिल यानी आदि मिले हैं। बाजरे के दाने भी गुजरात के कुछ स्थलों से मिले हैं, और कुछ स्थानों से चावल के दाने भी हमें मिली हैं। कुछ स्थानों पर जानवरों की हड्डियां मिली हैं, जिनमें कि मछली की हड्डी हैं, भेड़ की हड्डी हैं, बकरी की हड्डी हैं। तो इस प्रकार इनसे जो पुरातत्वविद हैं, जो अपने खोजकर्ता, तो उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो भेड़, बकरी तथा भैंस आदि का उपयोग तो किसके लिए, दूध घी प्राप्त करने के लिए करते थे, और जो सुअर है, बारह यानी कि 12 सुअर एक ही होता है, हिरन, घड़ियाल आदि की जो हड्डियां मिली हैं, उनसे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनको भोजन के रूप में मतलब इनका मांस खाते थे। ठीक है, किसका, 12 सुअर का, हिरन का और घड़ियालों का। ठीक है, अब इसका अंदाज़ा हम ये नहीं लगा सकते कि जो हिरन है, सुअर है, घड़ियाल आदि हैं, इनका शिकार हड़प्पा सभ्यता के लोग खुद करते थे, या कोई एक निश्चित समूह होता था जिससे ये इनके मांस को प्राप्त करते थे। इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी, हड़प्पा सभ्यता से कृषि के संकेत तो मिले हैं। वहाँ पे एक मोहर मिली है, जो मोहरें मिली हैं, उसमें क्या वर्षा यानी कि बैल के साथ मतलब खेतों में हल्के निशान मिले हैं। जो भी हल्के निशान थे वो कैसे मिले हैं, एक दूसरे को काटते हुए मिले हैं, एक दूसरे को समकोण पे काट रहे हैं। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पे जो फसलें की बोई जाती थी वो कैसी थी, मतलब वहाँ पे फसलें तो की जाती थी, लेकिन उनकी विधियों के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। लेकिन जो मोहर पे क्या बैल का चित्र मिला है, और उस पर रेखांकन मिले हैं। ठीक है, रेखांकन मिले हैं, तो इससे ये अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो एक साथ दो फसलें उगाते थे, दो प्रकार की मतलब फसलें एक साथ बोते थे। ठीक है, और फसल कटाई के लिए जो औजार उपयोग में लाते थे वो मिट्टी में मतलब कि लकड़ी में किसी पत्थर को लगाकर या किसी धातु को लगाकर, मतलब इस प्रकार के धातुओं का प्रयोग वो फसल काटने के लिए करते थे। ठीक है, अधिकांश हड़प्पा स्थल जो हैं कैसे थे, अर्ध शुष्क थे, मतलब कि वहाँ पे सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी वहाँ पे। अफगानिस्तान का सोरतगोई नामक हड़प्पा स्थल
नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। अफगानिस्तान का सुरतगुई नामक जो स्थल है वहाँ से क्या मिले हैं, नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। ठीक है, परंतु कुछ स्थानों पर जो नहरें थीं उनके क्या पहले ही गादों से भर गई हैं। ठीक, गादों से भर गई हों, और ऐसा भी हो सकता है कि वो जो कुओं के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में उनसे ही वो सिंचाई करते हैं। और कुछ स्थानों पर जलाशय भी मिले हैं जिनसे भी जिनसे भी अनुमान, इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है ये जलाशय कृषि में जल संचयन के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे ये हथियार दिख रहे हैं जिनका धातु के औजार दिख रहे हैं जो कि फसल काटाई के लिए उपयोग किए जाते थे। उसके बाद हम ये टेबल देखेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे हम कि पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती थी। ठीक है, तो भोजन तैयार करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते थे, मतलब भोजन पीसने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते थे। जो मसाला वगैरह मिलाते थे वो किस यंत्र से मिलाते थे, और वो जड़ी बूटियों को कैसे जड़ी बूटियों को कैसे वो पीसते थे ना। इसके बारे में मोहनजोदड़ो से कुछ स्थल प्राप्त हुए हैं, उसमें उन्हें चक्कियाँ मिली हैं। उन्हें चक्कियों में क्या दो प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं। एक तो ऐसी चक्कियाँ मिली हैं जैसे कि आटा पीसने के लिए आपने चक्कियाँ देखी होंगी, जो कि उसका एक जो निचला सिरा रहता है वो किसमें माटी में गड़ा रहता है और उसके ऊपर दूसरा सिरा रहता है। ठीक है, तो वो इस प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं। और एक दूसरी जैसे कि आपने खल्लर मूसर या सिलबट्टे देखे होंगे ना, तो इस प्रकार की मिली हैं। जैसे कि उसमें क्या रहता है, एक सिलबट रहता है और उस पर एक लुड़िया रहती है। उससे क्या मतलब कि जो नीचे वाला रहता है जिसको भी पटा भी बोलते हैं ना, तो उस पर लुड़िया चलाते हैं, जिससे कि हो सकता है हड़प्पा सभ्यता के लोग इसका उपयोग जड़ी बूटियों को और तथा मसालों को कूटने के लिए करते हों। ठीक है, जैसा कि यहाँ ये चित्र में भी दिखाया गया है। ये चित्र हड़प्पा सभ्यता के बारे में और जानने के लिए हम उसका विस्तार से जानेंगे कि उसके कैसी क्या व्यवस्था थी। तो उसका जो मैन है वो क्या थी, वो उसकी एक नियोजित शहरी केंद्र था। नियोजित शहरी केंद्र से कि उसकी जो मुख्य विशेषता थी वो क्या थी कि उसका शहरी होना है ना। तो उसमें उसका जो मुख्य केंद्र है क्या है, मोहनजोदड़ो। उसके बारे में हम बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो में किस प्रकार की व्यवस्था थी, किस प्रकार के मकान या घर हुआ करते थे, और वहाँ पे जल निकास के लिए क्या व्यवस्था थी, इसके बारे में हम बात करें। जैसा कि आपको ये इस चित्र में दिख रहा होगा, जिसमें एक ये किला है और एक ये नीचे है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में जो घर थे या निवास के जो स्थान थे वो कैसे थे। एक तो दुर्ग था, दुर्ग समझ तो किला। ठीक है, जो कि ऊंच स्थान पर था लेकिन छोटा था। ठीक है, और एक निचला सिरा था जो कि निचले स्थान पर बसा था लेकिन बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र था। अब जो दुर्ग था उसका ऊंचा होने का कारण ये था कि उसके जो दुर्ग था उसके नीचे क्या चबूतरा बना दिया। जैसे कि आजकल हम जो मकान बनाते हैं तो उसमें पहले क्या देते हैं, नींव बनाते हैं, नींव। तो उसी प्रकार जो दुर्ग था तो उसका जो निचला स्थल था वो कैसा था, ईंटों से बना हुआ चबूतरा बनाते थे। पहले ईंटों से चबूतरा बनाते थे, उसके ऊपर फिर वो घर बनाते थे। इस प्रकार वो दुर्ग था वो कैसा था, ऊंचा था, और वो चारों तरफ से उसकी घेराबंदी भी की गई थी। ठीक है, जो ऊंचा इलाका था जिसे हम दुर्ग कहते हैं। ठीक है, और जो निचला इलाका था उसमें अपेक्षाकृत नीचे मकान थे। ठीक है, उसमें इस प्रकार दुर्ग तथा निचला शहर, जो कि दुर्ग जो ऊंचा स्थान था और निचला शहर जो था, दोनों को घेराबंदी करके दोनों को अलग अलग किया गया था।
अब हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। जो हड़प्पा की अधिकांश जो बस्तियां थी, मतलब हड़प्पा की जो सभी बस्तियां थी उनमें एक भाग ऊंचा होता था जिसको दुर्ग या दुर्ग बोलते थे, या जिसको हमको किला भी बोलते हैं, और एक भाग निचला होता था जिसको निचला शहर बोलते थे। ठीक है। इसी प्रकार धोलावीरा तथा लोथल जो कि गुजरात के शहर हैं, इनकी पूरी बस्ती कैसी थी, किलेबंद थी, और कई हिस्सों में जो शहर के कई हिस्से थे उनको दीवारों से घेर कर अलग किया गया था। ठीक है। लेकिन लोथल में दुर्ग की दीवार से घिरा नहीं था, लेकिन पर उसकी ऊंचाई जरूर थी। ठीक है। जो लोथल का दुर्ग था उसकी ऊंचाई तो थी, लेकिन उसको घेराबंद नहीं किया गया। अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे गृह स्थापत्य, मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता के घर थे वो किस प्रकार के थे। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो के जो निचले शहर थे वो क्या आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, मतलब कि आवासीय भवनों के उदाहरण से मतलब कि वो रहन सहन की व्यवस्था को उजागर करते हैं। मोहनजोदड़ो के जो निचला शहर था जो कि विस्तृत था। ठीक है। तो उसमें किस प्रकार के घर थे, एक बीच में एक आंगन होता था। ठीक है। उसके चारों ओर कमरे होते थे, बीच में आंगन और चारों ओर कमरे। ठीक है। पुरातत्वविद हैं, उन्होंने ये अनुमान लगाया कि आंगन का उपयोग शायद हो सकता है खाना पकाने के लिए या कताई करने के लिए। कताई से मतलब ये कपास होता है उससे धागा बनाया जाता है, उसको कताई बोलते हैं ना। कताई करने जैसी गतिविधियों के लिए मतलब आंगन केंद्रित होता हो। या यहाँ एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा उनकी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व, मतलब जहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता एकांतता को महत्व देते थे। ठीक है। इसलिए उन्होंने भूमि तल पर जो दीवार होती थी, मतलब निचला जो मंजिल होता था उस पर क्या खिड़कियाँ भी नहीं बनाई हुई थी। ठीक है। इसके अतिरिक्त उन जो हड़प्पा के निचले शहर थे उनके जो आवास स्थल थे उसमें एक और ये व्यवस्था भी थी कि उनके मुख्य द्वार से आंगन का अवलोकन नहीं किया जा सकता था। मतलब ये अवलोकन नहीं किया जा सकता था, ये पता नहीं लगाया जा सकता था कि मुख्य द्वार से कि अंदर किस प्रकार की संरचनाएं या किस प्रकार का व्यवस्था है। ठीक है। ये व्यवस्था मुख्य द्वार से ही अवलोकन नहीं लगाया जा सकता था। सभी जो घर थे हड़प्पा के उनमें क्या था, ईंटों से बना हुआ फर्श होता था, और अपना अपना एक स्नान घर होता था। ठीक है। स्नान घर भी उसमें हर एक घर में एक स्नान घर भी मिला है, जिसमें कि जिसका गंदा जो पानी होता था उसको निकालने के लिए क्या किया जाता था, जो दीवारों के किनारे से नालियाँ बनाई जाती थी जो कि सड़कों की नालियों से जुड़ी हुई होती थी। कुछ घरों में दूसरे तलों पर जाने के लिए, छत पर जाने के लिए कुछ सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है। और कई आवासों में कुएं भी मिले हैं। ठीक है। कुएं भी कई आवासों में देखने को मिले हैं। ठीक है। वो कि एक ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे जिसमें बाहर से आया जा सकता हो, ऐसे कमरे में बनाए जाते थे कुएं जिसमें बाहर से आ जा सकते थे, है ना। ऐसे कमरे में बनाया जाता था। और इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन कुओं का उपयोग राहगीरों द्वारा किया जाता है। राहगीर जो मतलब कि आने जाने वाले लोगों के द्वारा किया जाता था। मोहनजोदड़ो में इस प्रकार कुओं की संख्या थी, मतलब कई आवासों में पाए गए हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो में जो कुओं की कुल संख्या है वो 700 बताई गई है। ठीक है। अब हम इस बॉक्स को देखते हैं जिसमें कि नालियों की उत्तम व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ठीक है। किस प्रकार व्यवस्था थी ये इसके बारे में इस बॉक्स में बताया गया है। तो हमें यहाँ पे देखेंगे, कि ये नालियों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। नालियों के विषय में मेके लिखते हैं। मेके एक पुरातत्वविद हैं। ठीक है। मेके एक पुरातत्वविद हैं जो लिखते हैं कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वदा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है, मतलब कि जो अभी खोजा गया है ये क्या है, सबसे प्राचीन प्रणाली है, मानते हैं ऐसा। ठीक है। हर आवास गली की नलियों से जोड़ा गया, मतलब प्रत्येक जो घर है वो क्या किया गया है कि आवास को गली की नलियों से जोड़ा गया है प्रत्येक घर को।
मुख्य नाले गारे में जमाए गए ईंटों से बने थे। मुख्य जो नाले होते थे, मतलब जो सड़कों में बने हुए थे, बने होते थे, उनको क्या किया जाता था, जो गारा समझते हो, मिट्टी का गारा बना के उसमें ईंटों से बनाया जाता था। ठीक है, जमाई गई ईंटों से बने होते थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया, और उन्हें जो नाले होते थे उनको ऐसी ईंटों से ढका जाता था जिनको कि सफाई करने के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थान पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियाँ पहले एक हौदी या मलकुंड में खाली होती थी। घरों से जो नालियाँ निकलती थी तो वो क्या होता था, पहले एक हौदी में निकलती थी या खाली होती थी। ठीक है, और जिसके बाद ठोस पदार्थ जो उसका जो नीचे जो होता है, मल वगैरह होता था, गंदगी वगैरह होती है, ठोस पदार्थ जो होते थे वो जमा हो जाते थे। ठीक है, और गंदा जो पानी होता था वो गली की नालियों में बह जाता था, और जो ठोस पदार्थ होता था जैसे मिट्टी वगैरह जो भी कुछ ठोस होता था वो नालियों में जमा हो जाता था, और जो गंदा पानी होता था वो नालियों के माध्यम से बह जाता था। बहुत लंबी नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियाँ बनाई गई थी। ठीक है, मतलब कि हौदियाँ खूब बड़ी बनाई गई थी जिससे कि बहुत दिनों तक सफाई करना ना पड़े, है ना, एक साथ सफाई हो जाए। यह पुरातत्वविद का एक अजूबा ही है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं। मतलब एक अजूबा माना जाता है कि जो हौदियों को जो हौदी बनाई गई थी जिसमें कि ठोस पदार्थ जो भी होते थे वो जमा हो जाते थे, उनको क्या वहीं पे निकाल के डाल दिया गया है। इसलिए इसके लिए मतलब कि वो फेंकते नहीं थे, उसको क्या करते थे, वहीं पे निकाल के अगल बगल डाल देते थे, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। वो कचरे को क्या किया जाता था, वहीं पे अगल बगल इकट्ठा कर दिया जाता था, उसको सफाई नहीं की जाती। जल निकास की जो प्रणाली थी वो केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी। ये जो जल निकास की प्रणाली जो इस तरह की बताई गई है कि आवाज़ से जो दीवार के सहारे नालियाँ जाती थी, जो कि सड़कों वाली नालियों में मिल जाती थी। सड़कों पर हौदी या मलकुंड बनाए जाते थे जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था, और ठोस पदार्थ जमा होने के बाद जो गंदा पानी बचता था वो बह जाता था और नालों में मिल जाता था। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था केवल बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि छोटे शहरों में देखने को मिली है। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, दुर्ग। ठीक है, दुर्ग से ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिले हैं जिससे संभवतः ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दुर्ग का निर्माण सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। मतलब कि ऐसे सार्वजनिक से मतलब सभी के लिए उसका उपयोग किया जा सके। जैसे कि एक माल गोदाम मिली है। माल गोदाम एक विशाल संरचना थी। माल गोदाम समझते हैं जिसमें माल रखा जाता है, जैसे कि अनाज वगैरह उसमें रखते हो। ठीक है, माल गोदाम की एक संरचना मिली है जिसका निचला स्तर जो इसकी दीवारें वो तो ईंटों से बनी हैं। ठीक है, लेकिन जो इसका ऊपरी स्तर है जो जिसको हम छत बोलते हैं, ठीक है, वो उसका अनुमान लगाया गया है कि हो सकता है वो लकड़ी का हो, इसलिए वो नष्ट हो गए हैं। ठीक है, और इस प्रकार वहाँ पे जो दुर्ग है उसमें विशाल स्नानघर भी बनाए गए हैं। दुर्ग के जो विशाल स्नानघर थे वो एक आयताकार जलाशय के रूप में होते। जलाशय के मतलब जैसा कि आपने देखा हो पानी भरा हुआ रहता है उसको अंदर एक आयताकार स्थल में, और अगल बगल मतलब उसके चारों तरफ सीढ़ियाँ लगी रहती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का एक जलाशय जिसको कि विशाल स्नानघर है वहाँ पे मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है, जिसके चारों ओर जो जलाशय था वो गलियारे से घिरा था। गलियारे मतलब कि चारों तरफ उसके सड़कें थी। ठीक है, बीच में जलाशय था, और इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में दो दो सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी। ठीक है, उत्तरी भाग में भी सीढ़ियाँ बनी थी और दक्षिणी भाग में भी बनी हुई थी। जलाशय के जो किनारे थे उनकी दीवार क्या ईंटों को जमा कर जिप्सम के गारे में प्रयोग से जलबद्ध किया गया था। मतलब कि जो जलाशय था आयताकार जलाशय, उसकी जो दीवारें कैसी थी, ईंटों को जिप्सम के गारे से दीवार बनाकर उस जल को रोका गया था। ठीक है, और जलबद्ध किया गया था। मतलब ईंटों को जिप्सम के गारे की
से ईंटों और जिप्सम के गारे से दीवार बनाकर उसके जल को रोका गया था और इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे। इसके जो जलाशय तो उसके तीनों ओर कमरा बने हुए थे, जिनमें से एक में बड़ा कुआं था और तीनों ओर कमरे बने हुए थे, जिसमें एक में क्या था, कुआं था, बड़ा सा कुआं हुआ करता था। जलाशय जो जिसको कि विशाल स्नान घर कहा गया है, जलाशय से पानी एक बड़े नाले में जाता था और उसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नान घर बनाए गए थे। ठीक है, इसके अलावा एक तो ये विशाल स्नान घर मिला है, उसके अलावा उत्तर में एक गली में क्या, दूसरी ओर छोटे छोटे 8 स्नान घर पाए गए हैं। ठीक है, एक गलियारे के दोनों ओर 4 स्नान घर बनते थे। मतलब एक गली जा रही है, जैसे कि एक सड़क जा रही है, उसके दोनों ओर क्या होते थे, 4 स्नान घर इस साइड बन गए और 4 स्नान घर दूसरी साइड बन गए। ठीक है, और जो उनका जो पानी होता था वो एक नाले में मिल जाता था, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ये विशाल स्नान घर है ये, और इसके चारों ओर ये मुख्य सड़क गई हुई है। ठीक है, इस प्रकार आप इस चित्र में यहाँ पे आप देख सकते हैं ना। इस प्रकार इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं मतलब कि कई विशिष्ट संरचनाएं पाई गई हैं। उससे इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि जो दुर्ग थे उनका प्रयोग विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। जो मतलब दुर्ग में जो विशाल स्नान घर था वो विशिष्ट अनुष्ठानिक स्नान के लिए, मतलब कोई धार्मिक कार्य या सभी का जो कार्य होता है वो मतलब धार्मिक कार्य जिसमें सभी लोग एकत्रित होते हैं उसमें स्नान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसा स्पष्ट संकेत मिलता है इस बात से। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। मतलब समाज में जो भिन्नताएं थी उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो पहली है सवाधान। मतलब सवाधान यानी कि सबको जो मुर्दा होता था उसको अंतिम संस्कार उसका किस प्रकार करते थे। ठीक है, तो पुरातत्व यह जानने के लिए कि समाज में किस प्रकार की भिन्नता थी संस्कृति या समाज में, तो इसके लिए पाई जाने वाली जो संस्कृति के विषय में पुरातत्व यह जानने के लिए कि समाज में किस प्रकार की आर्थिक और सामाजिक भिन्नताएं थी, अनेक विधियों का प्रयोग करते हैं। उनमें से एक विधि है सवाधान, मतलब कि वो शवों का अंतिम संस्कार किस प्रकार करते थे, इस प्रकार ये अनुमान लगाते हैं। इन विधियों में से एक विधि है कि एक विधि का अध्ययन है मिस्र के एक विशाल पिरामिड जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। मिस्र के जो पिरामिड थे उसमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता जब थी उस समय के थे। ठीक है, से परिचित थे उस हड़प्पा सभ्यता के लोग। मिस्र के जो विशाल पिरामिड हैं उनसे क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित थे। ठीक है, इनमें से कई पिरामिड राज के सवाधान थे तथा बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। मतलब कि जो मिस्र के पिरामिड थे इस तरह के हड़प्पा सभ्यता में ही मिले हैं, उनके जो सवाधान थे वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति भी उन पिरामिडों के साथ दफनाई गई थी। ठीक है, हड़प्पा स्थलों में मिले सवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। इसका मतलब ये है कि हड़प्पा स्थल में जो सवाधान की प्रक्रिया थी वो क्या थी, मुर्दों को गाड़ा जाता था। ठीक है, मृतकों को क्या किया जाता था, गड्ढा खोदा जाता था और उसको उसमें दफना दिया जाता। कभी कभी सवाधान गर्त को बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। मतलब क्या होता था, जो गड्ढे होते थे वो सभी उनकी जो संरचना होती थी एक जैसी नहीं होती थी, क्या एक दूसरे से वो कभी कभी भिन्न भी होते थे। मतलब ज़्यादातर तो जो सवाधान होते थे या गर्त होते थे एक जैसे ही होते थे, लेकिन कुछ स्थानों पर क्या होता था, ईंटों की चुनाई कर दी जाती थी। जैसे कि गड्ढा खोद दिया गया, ठीक है, और उसको क्या कर दिया, ईंट से चुन दिया गया, उसमें दीवार बना दी गई। ठीक है, ईंटों की चुनाई करके दीवार बना दी गई, और इससे ये अनुमान लगता है कि जो ईंटों की चुनाई करके जो गर्त बनाए गए हैं या सवाधान बना गए हैं, ठीक है, वो किसके होंगे, मतलब अमीर लोगों के होंगे। ठीक है, और जो बिना ईंटों के बने हैं, ऐसे गड्ढे बने हैं जिनमें मृतकों की हड्डियां मिली हैं, उससे अनुमान लगाया जाता है कि ये
जो सवादान थे वो क्या थे, आम लोगों के हो गए ना। अब कुछ कब्रों में क्या मिला है कि मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन तथा आभूषण मिले हैं कुछ कब्रों में ना। जो शवों को जो गर्त में गड्ढे में गाड़ दिया जाता था, उनकी जो कब्रों में क्या मिला है, मिट्टी के बर्तन तथा कुछ आभूषण मिले हैं। ठीक है, जो संभवतः ऐसा संगत करते हैं कि इन वस्तुओं का प्रयोग जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ऐसा विश्वास करते थे कि इनका प्रयोग वो जो मृत्युपरांत भी किया जाता था, ऐसा विश्वास हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। ठीक है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के आभूषणों से, दोनों के सवादानों से आभूषण मिले हैं। मतलब पुरुषों का जो सवादान था उससे भी, उसकी कब्र से भी, और महिलाओं की जो कब्र थी उससे भी, दोनों जगह से क्या मिले हैं, आभूषण मिले हैं। ठीक है, 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में से 1980 के, मतलब 1980 के जो दशक था उसमें क्या एक उत्खनन किया गया था। उस कब्रिस्तान में क्या मिला है, एक पुरुष की खोपड़ी के समीप क्या मिले है, एक पुरुष की खोपड़ी, उसके समीप शंख के 3 छल्लों, शंख के 3 छल्ले थे। मतलब ऐसा आभूषण मिला है जिसमें क्या शंख के 3 छल्ले थे, और जैस्पर जो कि एक प्रकार का उपरत्न है, उसमें क्या मन के यानी कि मोती है ना, जो माला में लगे रहते हैं, तथा सैकड़ों संख्या में सूक्ष्म मनकों, और सैकड़ों की संख्या में, मतलब सैकड़ों क्या छोटे छोटे मन के यानी गुरियों का एक आभूषण मिला है। कहीं कहीं पर क्या मिला है कि मृतकों के साथ तांबे के दर्पण भी मिले हैं, जो मृतकों को दफनाया जाता था उनको। लेकिन इससे ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को, मतलब मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, वो हड़प्पा सभ्यता के लोग मूल्यवान वस्तु मृतकों के साथ नहीं दफनाते थे। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे, विलासिता की वस्तुओं की खोज। विलासिता की मतलब कि मौज मस्ती करने के लिए लोग किन वस्तुओं के, या अपना जीवन यापन करने के लिए किन वस्तुओं की उपयोग करते थे, उसकी खोज के द्वारा सामाजिक भिन्नता पहचानने की एक अन्य विधि है। ठीक है, विलासिता की वस्तुओं की खोज। ठीक है, पुरातत्वविदों ने अध्ययन किया है परावस्तुओं का। ठीक है, कैसा अध्ययन किया कि मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। मोटे तौर पर जो उपयोग की वस्तुएं हैं वो तो क्या सभी के लिए होंगी, देखो कोई अमीर हो, ठीक है, या गरीब हो, जो उपयोगी वस्तु होंगी वो तो सभी के पास मिलेंगी। ठीक है, और विलास की जो वस्तुएं हैं, विलास की मतलब कि जो शौक पूरे करने के लिए होती हैं, या कुछ अलग अलग चीज़ें जो हों वो क्या कीमती हों, जो कि क्या धनवानों के पास मिलेंगी ना। तो पहले वर्ग में रोज़मर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं। पहला जो उपयोग है उसमें क्या, पहले वर्ग में क्या कैसी वस्तुएं शामिल की गई हैं जो कि सभी के पास हों। मतलब पुरातत्वविदों ने सामाजिक भिन्नता का पता लगाने के लिए विलासिता की वस्तुओं की खोज की है। विलासिता की वस्तुएं मतलब जिसके पास हो वो अमीर, और जिसके पास नहीं हो वो गरीब, है ना। तो इस प्रकार जो पहला वर्ग है उसमें तो उन्होंने रोज़मर्रा की रोज़ में उपयोग आने वाली वस्तुओं को शामिल किया, जिसमें पत्थर तथा मिट्टी जैसे पदार्थ, सामान्य पदार्थों से बने आसानी से बनाए जाने वाली चीज़ें होती थी। ठीक है, इनमें से मतलब कि आप देख सकते हैं जैसे कि चक्कियाँ हो गई, मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन हो गए, सुइयाँ हो गई, झाबा हो गए आदि शामिल हैं। ठीक है, जो रोज़ में उपयोग आने वाली। लेकिन ये वस्तुएं तो मतलब सामान्य रूप से हर बस्ती में पाई गई हैं ना। और पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं, और पुरातत्वविद ये मानते हैं कि वो चीज़ें महंगी हैं जिनको है ना मतलब आसानी से नहीं बना सकता, जो कि आसानी से प्राप्त ना हो, महंगी हों। ठीक है, जैसे कि आसानी से उपलब्ध ना हो और उन्हें जटिल तकनीक से बनाया जाए। इस प्रकार का एक उदाहरण मिल रहा है, जैसा कि आपको ये चित्र में दिख रहा होगा ये, ठीक है, जो कि एक क्या है, फॉइंस से बना हुआ एक घड़ा है ना। फॉइंस एक क्या चीज़ होती थी, फॉइंस जो घिसी हुई रेत होती थी। ठीक है, घिसी हुई रेत जिसको आप बालू बोलते हैं। ठीक है, रेत या बालू, उस पर क्या कर दिया जाता, रंग किया जाता था, और चिपचिपे पदार्थ में रेत और बालू को पिसी हुई घिसी मतलब पतली रेत को उसको क्या चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण में पकाकर
पका कर मतलब बजरी को पीस लिया, ठीक है, और चिपचिपे पदार्थ में गाढ़ा बना लिया उसका, और उसके ये इस प्रकार की आकृति बना के उसको अग्नि में पका लिया, ठीक है। इस प्रकार के जो बर्तन होते थे उनको क्या कीमती माना जाता था, क्योंकि उनको बनाना बहुत कठिन होता था, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार जो रोज में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं जो कि जिनमें तखलियाँ और जैसे कि फॉयंस फॉयंस जो कि मैंने अभी बताया क्या होता था। फॉयंस जो बजरी या रेत या बालू जो भी होती है उसको चिकने चिकने मिश्रण में बनाकर उसके कुछ बर्तन वगैरह बनाए जाते थे, ठीक है, और उनको रंग कर दिया जाता था, कलर कर दिया जाता था। वो बर्तन फॉयंस कहलाता था वो पदार्थ ना। इससे बनी वस्तुओं का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो इसको हम ये माने कि ये तखलियाँ वगैरह हैं वो क्या उपयोग की वस्तुएं हैं या फिर विलास की वस्तुएं, इसके बारे में हम अध्ययन करें तो हमें जो उपयोग की वस्तुएं हैं वो सामान्यतः मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसी वस्तुओं में ही मिली हैं, ठीक है। ये महंगी वस्तुएं हैं, ये फॉइंस से बनी जो कि दुर्लभ होती थी, जो कहाँ पे मिली हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी वस्तुओं में ही मिली हैं। ये छोटी वस्तुओं में ना के बराबर मिली हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए हम देखें तो फॉइंस से बने लघु पात्र, फॉइंस से बने जो छोटे छोटे पात्र होते थे उनका उपयोग सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयोग किया जाता है। सुगंधित द्रव्य मतलब उनमें सुगंधित द्रव्य रखे जाते थे, पदार्थ रखे जाते थे, ठीक है। अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ही मिले और इस प्रकार के पदार्थ। कालीबंगन छोटी वस्तुओं से इस प्रकार के पात्र ना के बराबर मिले हैं, बिल्कुल भी नहीं मिले हैं, ठीक है। और सोना भी दुर्लभ था, संभवतः आज की तरह कीमती था। सोना जो गोल्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये भी मतलब लगभग आज की तरह ही कीमती भी था, और ये भी हड़प्पा जैसे स्थलों में ही मिला है, और इसका संचय स्वर्ण आभूषणों के रूप में किया जाता था, और ये भी छोटी वस्तुओं में हड़प्पा स्थलों में नहीं मिला है।